और सिविल सर्विसेज को समझने के लिए हमको जो समझना पड़ेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, सिविल सर्विसेज इज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। ऐसे देखिए, ब्यूरोक्रेसी नाम का कोई टॉपिक आपके इसके सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा, पर इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तभी पता चलेगा जब आपको ब्यूरोक्रेसी समझ में आएगी। तो अभी वैल्यू समझाने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब अब अपन समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एप्टीट्यूड तो समझ गए, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, फिर हम ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझाएंगे। फिर हमको समझ में आएगा, हाँ यार, इस ब्यूरोक्रेसी के लिए इस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए होता है। और वो अगर फाउंडेशनल वैल्यू है हमारी तो दैट इज वेल एंड फाइन। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तो फिर अपन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इथिक्स पेपर में ऐसा पढ़ाऊं आप लोगों को, मैं दिल से ऐसा चाहता हूं कि आप लोग मोरल हो जाएं। आप कुछ गलत करें तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटे, आपकी कॉन्शियन बोले कि नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है साहब, और आप उस गलती को ना दोहराए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इथिक्स पेपर ऐसा बना दिया इन लोगों ने। ऊपर ऊपर से पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ऊपर ऊपर से, वो आप रट के भी कर सकते हो, वो आपको समझ कंसेप्चुअली भी समझ के भी कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। पर इसके अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आपको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट इस पेपर के लिए यू हैव टू चेंज योर एप्टीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, यू हैव टू समहाउ। क्योंकि एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर, जो आदमी करप्ट है वो करप्ट ही रहेगा, पर आपको डेवलप करना होगा। इसके पीछे सारी मेहनत है। सर नारायण, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूं, बट फिर वो पर्सनल एग्जांपल हो जाता है, आपकी क्लास में से भी दे सकता हूं। ठीक है, वो पर्सनल एग्जांपल हो जाते हैं, इसलिए मैं देता नहीं। राइट। ठीक है सर, वो बोलेंगे सर हमने तो आपको इसलिए पर्सनल बात बताई थी, आप तो क्लास में बोल दिए। ठीक है, तो जो पुरानी क्लास के बच्चे हैं उन्होंने कई मेरे को ऐसी बातें बताई कि सर हम पहले ऐसे थे, फिर अब हम एथिक्स के पेपर के बाद ऐसे हो गए। है ना। और आई फील सो मच प्राउड, कि मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि हाँ भाई, चलो सही डायरेक्शन में अपन ने पढ़ा दिया। ठीक है। चलो, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ये अपन समझते हैं। ठीक है, हम समझ में आ रहा है ना ब्यूरोक्रेसी हम क्यों समझ रहे हैं, अभी इस पॉइंट पर ब्यूरोक्रेसी क्यों समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एप्टीट्यूड समझा, एप्टीट्यूड का मतलब कुछ फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए किसी के अंदर, आप इतना तो समझिए जिससे कि वो सिविल सर्वेंट बन पाए। तो सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट को समझने के लिए हमको ब्यूरोक्रेसी समझना पड़ेगा। आप देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है ना, कैसा हुआ होगा सिस्टम कि भाई कैसे शासन को चलाया जाए, ऐसी बात हुई होगी। शासन को कैसे चलाया जाए भाई, ऐसी बात होगी, तो चार पांच आदमियों को कहा होगा कि आप शासन को चलाओ यार। ये चार पांच आदमियों को कहा होगा कि आप शासन को चलाओ। ठीक है, मतलब आप पूरे के पूरा शासन चलाओ, मतलब लोगों तक सर्विसेज पहुंचाओ। लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना भी एक अपने आप में, लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल करना भी अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा टास्क। ये जो दो लोग थे ना, या फिर ये पांचों लोग, इनको कहा है कि तुमको लोगों की सेवा करनी है, तुम जाके लोगों की सेवा करो। ठीक है। अब ये जो सारे लोग थे, उनको लगा सेवा भाव से सेवा करनी है, तो इनको जो भी दिखता था उसकी पूरी की पूरी सेवा करने की कोशिश करते थे। कई लोग इसके क्या करेंगे, इन लोगों को बेवकूफ बना के ले गए। ऐसा है, रोते रोते कि साहब हमारे पास तो ऐसा ऐसा है, ये हम तो ऐसे इतने गरीब है, हमको कुछ दे दो। सरकार पता चला है कि महाराज ने आपको पैसे दिए हैं, तो आप हमको दे दो, हम राइट कैंडिडेट हैं। ये चले गए इमोशनल होके, इन्होंने पैसा दे दिया, जिसको चाहिए था उसको नहीं दिया। समझ में आ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया इनके पास नहीं था जिससे कि ये क्या करें, ये चीजें कर पाए। इनको देना था, सबका वेलफेयर करना था, पर वेलफेयर करने के अंदर बहुत सारे लूप होल्स आने लगे। जब ये अपना अपना दिमाग चलाने लगे, ये अपना दिमाग चलाने लग गया, इसने कुछ और गलती कर दी, ये अपना दिमाग चलाने लग गया, ये अपना दिमाग चलाने लग गया, सब अपना अपना दिमाग चलाने लग गए। तो यहां पर यह है कि अगर ऐसा सिस्टम होगा तो देयर विल बी केओस, अटर केओस इन द सिस्टम। ठीक है। तो देयर शुड बी, एक स्टडी करके कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए हमें, और उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इन सबसे बोलो कि भाई तुम उन रूल्स को फॉलो करो। इसने अपने भाई को क्या करा, इसने अपने भाई को सारा कुछ दे दिया, इसने कुछ ऐसा कर दिया, इसने कोई एक ऐसा आदमी को दे दिया जो कि लायक नहीं था, इसने कुछ ऐसा, क्योंकि विदाउट रूल ये काम कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए सिस्टम के अंदर। सिस्टम तभी वर्क कर पाएगा जब रूल होगा कोई। ऐसा नहीं किसी ने आपकी तारीफ करी, आपने गले में से माला उठाकर दे दी,
उसी आदमी ने आपको थोड़ा कुछ गलत कह दिया, हमने तलवार उठा के काट दिया। ऐसा नहीं है, राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो भाई, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो, एक रूल बेस्ड सिस्टम हो। पता हो कि भाई किसको क्या काम करना है, भाई मेरे को क्या काम करना है मुझे पता होना चाहिए कि मैं मेरा भी काम कर रहा हूं, इसका भी कर दे रहा हूं, इसका भी कर दे रहा हूं, इसका भी कर दे रहा हूं, बस मेरा ही नहीं कर रहा। तो मुझे पता होना चाहिए मेरे को रोल असाइन क्या है। एक पर्टिकुलर हायरार्की होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि मैं हूं, मेरे नीचे ये लोग हैं, और ये लोग भी मान रहे हैं कि हम इसके नीचे हैं, और मेरे ऊपर ये बॉस है मेरे, इनके ऊपर भी कोई बॉस होगा, इनके ऊपर भी कोई बॉस होगा। अगर मेरे ऊपर कोई है ही नहीं तो मैं तो आराम से क्या करूंगा, घर पे जाके सोऊंगा, मैं अकाउंटेबल ही नहीं हूं किसी के लिए। तो एक सिस्टम ऑफ हायरार्की होना चाहिए, अगर इसने गलती करी तो फिर ये अकाउंटेबल है इस पर्सन के लिए, इसने गलती करी तो ये अकाउंटेबल है इस पर्सन के लिए। एक पर्टिकुलरली आपके पास क्या होना चाहिए, आपके लिए एक पूरा टास्क सबका होना चाहिए, भाई तेरा ये काम है, ये काम तेरा है, ये काम तेरा है। अगर ये काम नहीं हुआ तो यू आर द लायबल, आप लायबल हैं उसके ऊपर, उसके लिए। यू आर द अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क। अगर ये सही से काम नहीं हुआ तो पुलिस आके आपको पकड़ेगी, अगर इसमें करप्शन हुआ तो पुलिस आकर आपको पकड़ेगी। यू हैव टू सी दिस। समझ में आ रहा है? तो एक हायरार्कियल सिस्टम बनना चाहिए साहब, ऐसे नहीं कि पांचों अपने आप में सब काम कर रहे हैं, पांचों सारे काम कर रहे हैं जैसे हमने देखा था सिस्टम, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, दैट इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जिसके अंदर सबका टास्क सबको दे रखा है, एक हायरार्की है, एक डिवीजन ऑफ लेबर है कि भाई तेरे को ये करना है, ये तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, दैट वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस, डेस्क। डेस्क पे बैठा हूं मैं, डेस्क पे बैठा हूं, मेरे को पता है मेरा क्या काम करना है, मेरे पास एक ये है काम, ये काम मेरे को करना है। डेस्क पे वैसे ही बैठा हूं ना, मेरे को डेस्क दे रखी है क्योंकि इस डेस्क के ऊपर कुछ काम रखा है वो मैं कर रहा हूँ। डेस्क पे बैठ जाते हैं जब, ऐसे नहीं कि इधर उसका काम कर लो उसके काम कर ले, बैठ कर काम कर रहे हैं। डेस्क, ब्यूरो का मतलब डेस्क होता है। क्रेटोस का मतलब रूल। ठीक है। तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ डेस्क यू हैव ए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट नीड टू बी फॉलो। रूल बेस्ड ऑर्डर शुड बी देयर। डेस्क पे बैठ के रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। तो वंस यू बिकम द ब्यूरोक्रेट ना, जो आप सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट बोल रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट का मतलब समझो कि आप एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर आ गए। आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप अपने मन के कर सकते थे, बट अब देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू नीड टू फॉलो। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, गलत फॉलो कर देते हैं, ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं ये भी उसके अंदर दे रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। आपने सुना होगा एक बार पीएम मोदी से कोई एक ब्यूरोक्रेट जो थे, वो चश्मा लगा के मिल गए थे, रेबन का। ठीक है, गूगल। तो सनग्लासेस लगाकर थे, तो उनको क्या करा, उनको फिर नोटिस आ गया। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बी इन ए पर्टिकुलर ड्रेसअप। ड्रेसअप का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है उधर, सब चीज के रूल्स है, ये काम ऐसा होगा तो ये काम ऐसा होगा तो ये काम ऐसा होगा, बस आपको करना है वो काम। समझ में आ रहा है? तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझो क्या होता है ब्यूरोक्रेसी, तभी जाकर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप समझ पाएंगे। ब्यूरोक्रेसी इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टैक्स टास्क एंड पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल एफिशिएंटली। एक तरह से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टास्क। इट इन्वॉल्व्स ए क्लियर हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, सेट ऑफ द रूल्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। क्लियर है भाई? इतना ये रूल्स हैं, ये आपको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, ये एक तरह से गाइड है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, डिवीजन ऑफ लेबर है, हायरार्की इसके अंदर, इस तरह से चीजें। ठीक है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन जो है ना, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो सच में काम करा जिसने, उसका नाम है मैक्स वेबर। ये एक फिलोसफर है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर, मैक्स वेबर। और हम भी मैक्स वेबर को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब मैक्स वेबर, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसने ही काम करा इसके ऊपर, और उसने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलप करा।
ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का नाम किसी और ने दिया था ब्यूरोक्रेसी, पर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी पूरा डेवलप करा और इन्होंने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताए कि ये होना चाहिए, देन द वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर हम कहें कि मैक्स वेबर तुम्हारे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, वो कहेगा कि सर जो भी आपका जो जो भी चीज है, जो जिस चीज के अंदर आप कर रहे हैं, कोई ऑफिस है, कोई सोसाइटी है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर काम होना, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। और इस ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर काम होने के अंदर ही सब कुछ आ गया कि वर्क जो हो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक्टिविटीज जो हो ऑर्गेनाइज्ड हो। और इसका इस चीज से कुछ नहीं हो, देखो मान लो ब्यूरोक्रेसी है, राइट? तो ब्यूरोक्रेसी अगर मान लो कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या फिर सोशलिस्ट सोसाइटी या फिर कोई भी सोसाइटी है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ही इज फॉलोइंग द ऑर्डर, एक ऑब्जेक्टिवली ऑर्डर है, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर चीजें पहले से डिसाइड है। आज कैपिटलिस्ट है, कल सोशलिस्ट आ गया, पर ब्यूरोक्रेसी विल बी देयर। इनको वही ऑर्डर पहले भी फॉलो करने थे, अभी भी फॉलो करने हैं, वो जो इसके कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन है, वही चीज करना है। वो जो सेट ऑफ रूल्स है वो तो पहले से डिफाइंड है, वही चीज आपको करना है। समझ में आ रहा है? तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है, ब्यूरोक्रेसी को ये फर्क नहीं पड़ता किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कांग्रेस की आ रही है या बीजेपी की आ रही है। मतलब थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं ना, इसको ऐसा मत समझना नहीं सर पूरा चेंज हो जाता है। थ्योरेटिकली एक ब्यूरोक्रेट को शुड बी ए न्यूट्रल, उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इसका उसके प्रति बायस नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेट की। कि कांग्रेस वाला है तो कांग्रेस वालों के साथ विचारधारा ले ली, बीजेपी आई बीजेपी की विचारधारा ले ली। अब ब्यूरोक्रेट हैज नो आइडियोलॉजी, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसको एक सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं, उस रूल्स के अंदर उसको पता है अपना काम दे रखा है, डेस्क पे बैठा है, डेस्क पे काम करता है आदमी जो, उसको थोड़ी ना कोई आइडियोलॉजी की तरह काम करना होता है। ठीक है, पर बाद में ये बात है कि भाई देखो होता ऐसा ही है, जो कि गवर्नमेंट चाहती है या फिर पॉलिटिशियंस चाहते हैं, वो अलग बात है। पर हमको जो कोर डेफिनेशन है उसको पकड़ना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसको ऐसे ऐसे फंसा देंगे तुमको केस स्टडीज के अंदर, बताओ क्या करोगे? है ना? तो जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो ये जो नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये काम आएगी। तो ब्यूरोक्रेसी एज एक्सप्लेन्ड बाय द मैक्स वेबर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड एक्टिविटी इन द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इट इज सिंपली सिस्टम डिजाइन्ड टू मेक थिंग्स प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। क्योंकि उसको पता है कि ये सिस्टम होगा तो मेरे को ये फॉलो करना है, ये होगा तो ये फॉलो करना है। एक ऑर्डर्ड मैनर के अंदर सब कुछ पता है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज देयर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट है, या कैसी भी सोसाइटी है, उसको एक स्पेसिफाइड उसकी जॉब है, उसके एक रूल है, उस रूल को उसको फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एक हरारकी है, हरारकी उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि उसके जो बॉस है उसने कुछ कहा है और वो क्या करे, वो अपोज कर दे उसको, नहीं। ब्यूरोक्रेट को हरारकी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्यूरोक्रेट को कोई फेवरेटिज्म नहीं करना, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप और ये सब चीजें उसको नहीं दिखा। वंस ही इज ए ब्यूरोक्रेट, ही इज ए ब्यूरोक्रेट, ही इज नॉट ए फादर, ही इज नॉट ए हस्बैंड। तो इन्होंने चार पांच ऐसी चीजें बनाए बताई हैं जो कि एक ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब उससे निकल कर आए। ये कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी है। मैक्स वेबर एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिनका ये पब्लिक एड है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर मैक्स वेबर। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कुछ चार पांच पॉइंट दिए, मैं चार पांच पॉइंट बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या ये कहना चाहते हैं। पहला इन्होंने है स्पेशलाइज्ड जॉब। जो एक ब्यूरोक्रेट है जो डेस्क पे बैठा है ना, उसको उसका स्पेसिफिक रोल पता है, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके पास कि मेरे को करना क्या है। जॉब जो डेस्क पे बैठा है, अब मुझे, मैं जैसे डेस्क पे बैठा हूं, तो मुझे पता है ना मेरे को पढ़ाना है। और ये जो स्पेशलाइज्ड जॉब है, मतलब ये आपका जॉब है, क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि भाई ये आपको करना है। अब क्लर्क ऐसा नहीं करेगा, क्लर्क दिमाग लगाने लग जाएगा कि क्लर्क कहेगा कि नहीं साहब, मैं तो साहब आपका काम मैं बताऊं क्या होता है, मैं बताता हूँ सर, मैं कर देता हूँ ये काम। ऐसा तो नहीं, उसको चाय पिलाने का काम है तो वो चाय पिलाएगा ना भाई, वो कोई सीट पे बैठ के काम नहीं करेगा ना।
इसका जो काम है वो यही करेगा, इसका ही काम करेगा ना। समझ में आ रहा है? कोई अगर मान लो हेड क्लर्क है तो वो काम कर रहा है, उसका काम है कि भाई फोटो कॉपी करके लाना है, ये करके लाना है, वो करके लाना है, बाकी का दिमाग थोड़ी ना लगाएगा वो, बाकी का उसके ऊपर वाला जो सीनियर है वो लगाएगा। तो इसका एक स्पेशलाइज जॉब है, ऐसा नहीं कि सारा जॉब यही कर रहा है, सारा काम यही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेशलाइज जॉब है। अगर मेरे पास स्पेशलाइज जॉब है, आई नो कि मेरा जॉब ये है, तो मैं वही काम करूंगा और उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये देखो, ब्यूरोक्रेसी बनाने का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन के पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भाई मेरा एक जॉब है, स्पेसिफिक जॉब होना चाहिए, जिससे कि वो फोकस कर सके, उसके अंदर से बेस्ट निकाल सके। तो देखो, पहले जो चीज है वो स्पेशलाइज जॉब्स, टास्क आर डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक रोल्स, each with a clear job description. These specializations help people focus on what they do best and make the organization more efficient. समझ में आ रहा है? अब पता है कि भाई तू चाय पिलाने के लिए बेस्ट है तो तू चाय पिलाएगा, तू ये वाला काम करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। जो भी चीजें हैं सब लोग, कोई भी जो प्रिलिमिनरी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल आएगी तो फाइल को वहां से लेकर आना, फाइल के ऊपर क्या लिखना है उसको नोटिंग बनाना, और ये सब चीजें तेरा काम है। कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, जैसे सेक्रेटरीट के अंदर ये काम होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, पार्ट सेक्रेटरीट के अंदर ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर कोई क्लर्क है, तो वो क्लर्क क्या काम कर रहा है, वो ये है कि भाई पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ गए, या फिर मान लीजिए कोई विधानसभा से क्वेश्चन आ गए, तो उन क्वेश्चंस को ले जाकर आपको मेल करना है, किसको मेल करना है, एक एक उसको जो कलेक्टर है उसको मेल करना होगा, ठीक है ना, डीएम को मेल करना होगा कि भाई इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर लिख कर दो। आप थोड़ी ना बैठ जाओगे कि मैं लिख देता हूँ साहब इसका आंसर। तो स्पेशलाइज्ड जॉब, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज रूल्स एंड कंसिस्टेंसी, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा चल सकता है जब सबको जॉब डिस्क्रिप्शन हो। दूसरा है रूल्स एंड कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ कंसिस्टेंट रूल। हर चीज का रूल होगा उसके अंदर, हर चीज का रूल है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसे करना होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना होगा, इस तरह का। दिस इंश्योर दैट वर्क इज डन यूनिफॉर्मली, एक तरह से वर्क हो, एंड दैट एवरीवन नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि अगर मेरे को पता होगा कि अब इसके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये ऐसा करेगा, तो कितना इजी काम हो जाएगा ना मेरा। मैं मान लो सीनियर हूँ किसी का, उसने बोला सर ऐसी सिचुएशन आ गई क्या करूं, मैं कह दूंगा ऐसा करना, फिर दूसरा पुनः सर ऐसी सिचुएशन आ गई क्या करूं, मैंने कहा ऐसा कर देना, मेरे को भी पता है, मुझे पता है कि रूल के हिसाब से काम करना है, रूल के हिसाब से काम करोगे तो आराम से कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हेरारकी होनी चाहिए, हेरारकी, देयर इज ए क्लियर चेन ऑफ कमांड, कि कौन कमांड देगा, ऐसा नहीं कि ये दे रहा है तो भी सुन रहा हूं मैं, ये दे रहा है तो भी सुन रहा हूं, मेरे सामने वाला बोल रहा है यार मेरा भी काम कर दे, मैं उसका भी कर रहा हूँ, मेरा नीचे वाला भी बोल रहा है भाई मेरा भी कर दे, ऐसा नहीं। कमांड, कि आपको कोई काम देगा, कौन देगा आपको पता है, अगर कोई और काम दे तो बोले साहब मैं तो नहीं कर सकता, ये तो है ही नहीं, दूसरे काम थोड़ा ना करेंगे, ये आपको काम देगा तो ही आप कर पाएंगे। इससे ये नहीं हुआ ना, इससे ये नहीं हुआ कि इसने भी काम दे दिया, इसने भी काम दे दिया, इसने भी काम दे, नहीं भाई, क्लियर हायरार्की है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर चेन ऑफ कमांड है ना। और जैसे कोई होता है, कोई ऑफिसर बोलता है कि, कोई बोलता है कि भाई देखो ऐसा कर लो, आप कहेंगे भाई आप मेरे सीनियर थोड़ी ना हो, आपका कैसे कर दूं मैं बात, तो मेरे सीनियर बोलेगा वैसा मैं करूंगा, ऐसे होता है ना ऑफिस के अंदर, सीनियर बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो hierarchy, there is a clear chain of command, each person in an organization reports to superior, this structures help in maintaining order and accountability होगा, पता चलेगा कि अगर मान लो काम गलत हो गया, फिर सब कह रहे हैं भाई तूने गलत करा, तूने गलत, नहीं भाई मेरे ऊपर से ऑर्डर आए थे, तो अकाउंटेबल कौन है, ये अकाउंटेबल है कि ये अकाउंटेबल है, तो पता चलेगा भाई ये अकाउंटेबल है, इसने गलत ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें हो। दूसरा, कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी एक उसी ऑफिस में काम कर रही है, दोनों एक डेस्क पे आके बैठे हैं, एक डेस्क पे आके बैठे हैं, ठीक है। ये आके आपकी माँ की बुराई कर रही है ये ऑफिस के अंदर, ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं मेरी मम्मी तो अच्छी है, एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। सर मैं, फिर आपका एक दोस्त आ गया, दोस्त कहने लग गया अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, मत लड़ो, ऐसा क्या है, ठीक है, वो ये समझाने लग गया, ना ये काम कर रहा है, ना ये काम कर रहा है, ना ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो होता है दैट इज इम्पर्सनल कंडक्ट होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट, आपस के अंदर कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसने बोला, वाइफ ने बोला यार तुम ये काम कर सकते हो, मेरे भाई का ये काम है ये कर दो, है ना। मान लो तुम ऑफिस के अंदर हो, वाइफ का फोन आया कि तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास ये पावर है, तो इस पावर के अंदर उसका इस तरह का काम अटका पड़ा है, आप इसको करवा दोगा,
तो आपका कोई भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड कोई नहीं है आपका। आप इम्पर्सनल कंडक्ट करोगे ऑफिस के अंदर। दैट इज द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब है। मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई किसी के लिए पर्सनल फीलिंग नहीं। विदाउट पर्सनल फीलिंग, कोई आपके कास्ट वाला आ गया, आपने उसको बिठा लिया, चाय वाय पिला दी, उसके लिए काम कर दिया। कोई दूसरी कास्ट का है, आपने उसके लिए काम नहीं करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इम्पर्सनल कंडक्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। कोई पूछेगा कि भाई बताओ ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो आप ये लिखोगे स्पेशलाइज जॉब होती है, रूल्स एंड कंसिस्टेंसी होती है, हायरार्की होती है, इम्पर्सनल कंडक्ट है। वर्क इज कंडक्टेड इन फॉर्मल एंड द इम्पर्सनल वे विदाउट पर्सनल फीलिंग और फेवरेटिज्म। डिसीजंस एंड इंटरेक्शंस आर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स रेदर देन द पर्सनल रिलेशनशिप और द फीलिंग। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कैसा हो, किसको बिठाए यहाँ पे, ऐसे नहीं कि भाई कोई किसी को भी बिठा दिया, नहीं। एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम को क्लियर करा गया, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसका एक्सपर्टाइज उस एग्जाम में चेक करा गया है, उसका एप्टीट्यूड चेक करा गया, उसके बाद क्या है, उसको यहाँ पर बिठाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एंड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्री डिसमिसल। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भी ऐसे ही निकाल देगा, नहीं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये भी प्रोटेक्शन रहता है तो कोई आपको ऐसे फायर ना कर दे। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क नहीं कर रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे हम ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा भाई ऐसे काम करना होता है हमको, ठीक है, हमको सिस्टम के अंदर जाकर ऐसे काम करना होगा। फिर उसके ऊपर फिर हम फाउंडेशनल वैल्यूज बताएंगे कि क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, जिससे कि आपके अंदर फेवरेटिज्म डेवलप ना हो, जिसके अंदर आप क्या करें, ऑर्डर सुने ऊपर से, ठीक है, आप एक हायरार्की फॉलो कर लें। तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना होता है कॉन्सेप्ट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करें। चलो। अब हम समझेंगे कि ये तो समझ गए ना ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा, देखो एकदम से कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा समझ में, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, रूल बेस्ड जो सिस्टम है उसको ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं, जिसके अंदर सबको सबका रोल पता हो, ठीक है, एक हायरार्की मेंटेन हो, जिससे पता चले कि भाई तुमने ये काम क्यों करा, मेरे को तो बॉस ने कहा था, तुमने क्यों कहा उसको, मेरे को उसने कहा था। तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो, है ना। सबका काम सब नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। रूल है एक कि इसके बाद इसका आएगा, तो मुझे भी पता है कि इसके बाद ये होगा, तो फिर ये करना है मेरे को। एक रूल बेस्ड सिस्टम चल रहा है, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। अब देखो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है। सबसे पहले तो ये समझो तुम्हारा काम क्या होगा वहां पर। क्या तुम ऐसे बंदे हो जिसको किसी ने इलेक्ट करा है? इलेक्ट तो नहीं करा साहब हमको, हम तो एग्जाम क्लियर करके गए। किसी ने तुम्हारे को भाई 10 लोगों ने कहा है कि भाई जाकर उधर बैठ जाओ और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करो, ठीक है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने कहा, ऐसा तो नहीं है। तो देखो डेमोक्रेसी के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट का क्या काम होता है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये चीज समझ आती नहीं है लोगों को। बहुत सारे बड़े जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह के गए भाई ये चीज समझ में आ जाए डेमोक्रेसी में कैसे काम करना है, फिर तो कोई काम ये कर पाए। पहला स्टेप ही इनका गलत रहता है हमेशा। और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो डेमोक्रेसी में कैसे काम करना है वो समझ पाए। हो ही नहीं पाता उनके पास, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, राइट, कि वो कर नहीं पाते ये सब चीजें। क्या उनको करना है, देखो करना क्या होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या करा है कि कुछ लोग हैं, जैसे मान लो एक जगह पर 10,000 लोग रह रहे हैं। अब 10,000 लोगों ने अपने 5 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करा है कि भाई आप हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी बनाने का काम किसका, तुम्हारा है। ठीक है। अब इसने पॉलिसी बना दी, इन पर्सन्स ने क्या करा है, पॉलिसी बना दी कि भाई ये लोग, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये इसका ही रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके अंदर, इसको सबने इलेक्ट करा है। इसने एक अपना बताया भी था कि देखो मैं ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, ऐसी ऐसी पॉलिसी बना दूंगा। सॉरी, इसको सब कुछ पता है, इन 5 पर्सन को सब कुछ पता है कि ये लोगों की एम्स एंड एस्पिरेशन क्या है, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पीपल। तो पॉलिसी बनाने का काम क्या है इसका। अब ये सोचा यार पॉलिसी तो बना दी मैंने, मान लो मैंने एक XYZ पॉलिसी बना दी। अब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे कराऊं यार, 10,000 लोगों के बीच में इंप्लीमेंट कैसे। तो इसने हायर करे कुछ बंदे, कुछ बंदे इसने खरीदे कि भाई काम पे रखते हैं अपन। ये बंदे उन्होंने हायर करे और इनसे कहा कि भाई देख तेरा काम क्या है, ये मैंने पॉलिसी बना दी है और ये काम है तेरा कि ये पॉलिसी सब तक पहुंचा दे। अब ये पॉलिसी सब तक इंप्लीमेंट करवा दे बस तू।
और कभी कभार मैं पॉलिसी बनाने लगाऊं ना, तो मेरे को एडवाइस कर दिया कर, एडवाइजर की तरह कर लिया कर कि साहब मैं बताऊं इसको कैसे बनाना चाहिए, इसको ऐसे बना देना चाहिए, एडवाइस कर दिया कर। ये आपका पर्टिकुलर जॉब है, ये एक ब्यूरोक्रेट का पर्टिकुलर जॉब है ना, कि आपने जो प्लान बनाया, आपने जो पॉलिसी बनाई है, डियर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जो लॉ पास करा है, जो पॉलिसीज ये बना रही हैं, उन पॉलिसीज को बेस्ट वे में इंप्लीमेंट करा जा रहा है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इनको हायर इसलिए करा गया। और कभी कभार पॉलिसी में दिक्कत होती है कि यार देखो बताओ इसको कैसे बनाना चाहिए, तो आप लोगों ने बैठकर उनको बता दिया भाई ऐसा ऐसा है, बस दैट्स ऑल, ये आपका काम है। बट इस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी पावर दी गई है, बहुत सारी पावर दी गई है। और जब पावर आती है ना तो दिमाग हो जाता है खराब। एक दिन ये बंदा गया अपना पॉलिसी बनाने, देखा तो इसकी सीट पे ये बैठा हुआ है, ये पॉलिसी बना रहा है। बोले तुम कैसे पॉलिसी बना रहे? बोले सुन, बात सुन, गल सुन तू मेरी, इधर आ। बोले हाँ। देख तू तो कितने 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ, मैं तो परमानेंट आदमी हूं, और मेरे पास तो देख कितनी पावर है, मैं बनाऊंगा पॉलिसी, तू बैठ जा, मैं हूं सुपीरियर। ऐसी फीलिंग जब आ जाए, तो आप देखो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये फीलिंग बड़ी कॉमन है कि पॉलिसी बनाना, ये बोलेगा भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, आप ये देखो मैं तो एक आईएएस ऑफिसर हूं, और ये है एक पॉलिटिशियन, इसने 10वीं क्लास भी नहीं पढ़ी, फिर मैं इसकी बात क्यों मानूं, इसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट क्यों करूं, ऐसा करूं, मैं बनाऊं पॉलिसी, ये क्या पॉलिसी बना दी, बेकार सी पॉलिसी बना दी। ये आदमी अगर ऐसे इसके ऊपर मुंह पे फेंक के आ जाए पॉलिसी, बोले ये क्या पॉलिसी बना दी आपने, एक्चुअल में आप पॉलिसी नहीं बना सकते चाहे आपके अंदर कितना भी दिमाग हो। पॉलिसी बनाने का काम लोगों ने इनको दिया है डेमोक्रेसी के अंदर, तो यही बनाएंगे। आपका काम क्या है, जो पॉलिसीज बन गई हैं उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, आपको इन पॉलिसीज को एक्शन में लाना है। कैसे पॉलिसी बनाना है, क्या पॉलिसी बनाना है, ये आपका काम नहीं है ब्यूरोक्रेसी के। दे दिस इज द वर्क ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो कानून बनेगा, हाँ आप उसको एडवाइस कर सकते हो साहब, कि साहब क्योंकि मेरा इसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कैसे कैसे आपको बनाना है, बाकी इच्छा आपकी है, आपको जैसे लगे वैसा बनाओ। पर ब्यूरोक्रेट्स एडवाइस करते करते इनके सर पे बैठ जाते हैं, और दिस इज वेरी कॉमन। तो देखो, पहला जो रूल है वो है टर्निंग पॉलिसीज इनटू एक्शन। डोंट बिकम पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर नहीं हो आप जो भी पॉलिसी बनाए उसको, जो पॉलिसी बना रहा है, जो वो 5 जने पॉलिसी बना रहे थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हायर कर रखा है। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स, पहले ये समझो। सो दे डू नॉट मेक मेजर नेशनल पॉलिसीज। Instead, they provide expert advice and help implement the policies decided by the elected politician. जो पॉलिसीज डिसाइड करी गई इलेक्टेड पॉलिटिशियन के द्वारा, वो करना है। आप कहो सर हमको तो समझ में नहीं आता, इसको तो ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं फिर भी हमको इसकी बात माननी पड़ती है। दिस इज द ब्यूरोक्रेसी। यार तुम्हारा जो जॉब है वो तुम करोगे, उसका जो जॉब है वो करेगा। दिस इज द डेमोक्रेसी, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वही डिसीजन मेकिंग। अगर इलेक्टेड लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे, अगर आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करने लग जाएंगे पॉलिसी मेकिंग, उनको पता नहीं है इनके एम्स एंड एस्पिरेशन क्या है, उनसे कोई क्वेश्चनिंग कर नहीं रहा है, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, पूछेंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी से, एमएलए से कि भाई ये काम नहीं हुआ आपका, तलवार तो इनके ऊपर लटक रही है। और काम कौन करे, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर पूरा का पूरा दे दिया, ये पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, तो इनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी है, पर विदाउट पावर हो जाएगी फिर। तो इसलिए जिसका काम उसी को सहाय, राइट। तो आप यहां पर देखो, ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सो दे डू नॉट मेक मेजर नेशनल पॉलिसीज। वो मेजर नेशनल पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। इंस्टेड दे प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड हेल्प इंप्लीमेंट द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। ब्यूरोक्रेसी शुड एक्ट एज ए टूल टू कैरी आउट द डिसीजंस मेड बाय द पॉलिटिशियंस। उनको करना ही पड़ेगा, जो पॉलिटिशियन डिसीजन ले रहे हैं वो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका काम है, बस उसने ऑर्डर दिया ये वाला काम है तो ये वाला काम हमको करना है, बेस्ट वे के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है। हाँ, इंप्लीमेंटेशन करते वक्त आप दिमाग लगा सकते हैं कि बेस्ट तरीके से इसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाए। तो ब्यूरोक्रेसी हेल्प्स टर्न गवर्नमेंट प्लान्स इनटू एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड टास्क दैट लीड टू डेवलपमेंट।
If the government wants to improve education or the health service, bureaucracy helps put this plan into action. गवर्नमेंट पर इट्स गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड नहीं करा एजुकेशन के लिए तो ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर सकता, है ना। गवर्नमेंट का जो एम्स एंड एस्पिरेशन है, गवर्नमेंट की एम्स एंड एस्पिरेशन मतलब लोगों की एम्स एंड एस्पिरेशन, बिकॉज गवर्नमेंट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज द इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ऑप्शनल है ना, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इतना आपको अपने आपके टीचर्स नहीं बताएंगे ऑप्शनल के, बता भी देंगे तो इतना अच्छा समझ में आएगा नहीं आप। तो अब है ना, क्या होता है एक्चुअली, ऐसा होता नहीं है, पर ब्यूरोक्रेट जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वो अपने पॉलिटिशियन का ऑर्डर नहीं मानेगा फिर, जबकि एक रूल बेस्ड सिस्टम है, आपको मानना ही पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब तो है ही रूल बेस्ड। तो यहां पर देखो, पैरल हेडी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, has said bureaucracy should be basically instrumental in its operation। इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बस इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है लिखने का, लिख तो मैं रहा हूं ना, क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। दैट इट शुड सर्व एज एन एजेंट एंड नॉट एज ए मास्टर, मास्टर की तरह उसको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट द मेजर कॉज फॉर वरी about bureaucracy is the possibility of its moving away from the instrumental role to become the primary power wielder in the political system। वो अपना इंस्ट्रूमेंट रोल को छोड़कर और सब काम करना चाहता है। जोसेफ ला पलम्बारा, अमेरिकन एक तरह से पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, felt that restricting the bureaucracy to an instrumental role is all the more difficult in the developing nation। developing nation में तो बहुत डिफिकल्ट है कि ब्यूरोक्रेसी को एक इंस्ट्रूमेंटल रोल तक सीमित रखें। डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं लोगों के लिए, और उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऐसा सिस्टम होता है। ए और बी वाला सिस्टम पढ़ो, और बी जो है उसको 95 मीटर पे खड़ा करना है, ऐसी पॉलिसी बना रखी है। अब इसको 95 मीटर खड़े करने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा ना, इसे ये पूरी ताकत लगा देगा कि बी 95 मीटर पे खड़ा ना हो, इसलिए जो इसको 95 मीटर पे खड़ा कर रहा है, कम से कम वो ए से तो पावरफुल हो, उसको इतनी पावर तो हो कि वो ए को दबा सके। और ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी। अब पॉलिटिशियन ने तो कह दिया यहां पर आके कि भाई देखो उसको 95 मीटर पे खड़ा कर देना, ये पॉलिसी है। अब 95 मीटर पे खड़ा करने के लिए असली पावर तो इसके पास होनी चाहिए कि ये ए को दबाकर बी को 95 मीटर पे खड़ा कर दे। ए को दबाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का बेटा है, इसके लिए तो उसको पावर देनी पड़ेगी। इसके पास पावर आई नहीं, इसका दिमाग हो गया खराब। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा पावर होती है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको क्या करना है, टारगेटेड डेवलपमेंट करना है, किसी को दबाना है और दबाकर उससे पैसे लेकर दूसरे के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें करनी है। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि साहब 40 बीघा लैंड जो है ना, इससे ज्यादा किसी के पास भी हो उसको ले लो। अब लेने वाले कौन होंगे, ये होंगे ब्यूरोक्रेट्स। ये बोले साहब पावर दो पहले, तब तो जाकर ले पाए, नहीं तो कोई अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास पूरी मशीनरी है, तुम्हारे पास जाओ आराम पूरे दस्ते के साथ। तो इसलिए इनको पावर दी जाती है। अब एक बार पावर दिया जाए तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम ही पॉलिसी बना लेते हैं ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखेंगे डेवलपिंग नेशंस के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इट्स नॉट द इंदिरा गांधी जो कि भाई बहुत बड़ी एक लीडर है, उसकी ब्यूरोक्रेसी ने उसको बहुत बड़ा लीडर बनाया। इतनी सारी पॉलिसीज अपनानी पड़ रही है, गरीबी हटाओ के लिए 50 प्रोग्राम बनाने पड़ रहे हैं, बना दी पॉलिसी, इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही, फिर क्या कर लोगे। तो पावर देनी पड़ेगी आपको ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी शुड बी पावरफुल इन द डेमोक्रेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। और यहाँ पर ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्टिंग ब्यूरोक्रेसी टू एन इंस्ट्रूमेंट रोल, क्योंकि उनके पास अब पावर आ चुकी है, अब वो इंस्ट्रूमेंट रोल से भी ऊपर करके कुछ करना चाह रहे हैं।
तो उनको रेस्ट्रिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट इन द डेवलपिंग कंट्री वेयर द ब्यूरोक्रेसी मे बी मोस्ट कोहेरेंट पावर सेंटर। सबसे बड़ी पावर सेंटर डेवलपिंग नेशंस के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि वही तो सारा काम कर रही है, इतनी सारी पॉलिसी बन रही है तो वही कर रही है, उसके पास पावर होनी, पावर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड वेयर इन द एडिशन द मेजर डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट आर लाइकली टू इन्वॉल्व अथॉरिटेटिव रूल मेकिंग। अथॉरिटेटिव रूल मेकिंग आ जाती है इसके अंदर, रूल एप्लीकेशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर विच रिजल्ट इन द इमरजेंस ऑफ ओवर पावरिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर ओवर पावरिंग दे देते हैं ब्यूरोक्रेसी को, और ब्यूरोक्रेसी के पास एक बार ओवर पावर हो जाएगी तो वो अपने आप को इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं समझेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो 10 ब्यूरोक्रेसी का सबसे असेंशियल फीचर जो है ना वो ये है कि भाई ये समझो रहो कि तुम इंस्ट्रूमेंट हो गवर्नमेंट के, तुम गवर्नमेंट नहीं हो। गवर्नमेंट वो लोग हैं जिनको क्या करा है, या तो फिर इलेक्शन लड़ो, गवर्नमेंट नहीं हो। एंड इज एन एड एंड एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर द ऑपरेशनल पर्पस। तुम एक सिर्फ एक तरह से इक्विपमेंट हो, कोई काम करने के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे लिखने के लिए मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं। मार्कर क्या है कि नहीं साहब मैं जो कहूंगा वो लिख, ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी बाइट्स रिक्रूटमेंट, जो उसका रिक्रूटमेंट होता है, जो उसका ट्रेनिंग होता है, जो उसका स्टाइल होता है, जो कल्चर होता है उसका, उससे उसका एक जो काम निकला ना, जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन इसका है कि यू आर ए एडवाइजर, रोल ऑफ एडवाइजर है टू पॉलिटिशियन रेदर देन प्लेइंग द पॉलिटिशियन रोल। पॉलिटिशियन रोल को ना प्ले करके आप रोल ऑफ एडवाइजर ही रहे। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वेयर द पार्टी विद द मैंडेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गेट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू गवर्न, इट इज पॉलिटिशियन हु हैव फुलफिल पीपल्स डिमांड एंड एस्पिरेशन, दे रिफ्लेक्ट नेशनल विल, नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको वो करते हैं, नॉट द ब्यूरोक्रेट है जो कि आप इलेक्शन से तो आए नहीं, इलेक्ट तो होकर आए नहीं, आपको पता ही नहीं किसकी क्या एम्स एंड एस्पिरेशन, जिसकी पता है उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। तो ये कहने में बहुत अच्छा लगता है सर ये तो 10वीं पास है और मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, कितना बुरा दिन आ गए भाई, उसको लोगों ने चुना है, तुमको नहीं चुना है ना। अब 10वीं फेल सिखाएंगे क्या करना चाहिए एक आईएएस ऑफिसर को, है ना। जब लालू प्रसाद के बेटे जब इलेक्ट हो गए थे, दोनों ही एमएलए बन गए थे, मंत्री बन गए थे फिर, तो यही बोलते थे अब ये देखो ये सिखाएगा इनको क्या से काम करना है। बट उनको इलेक्ट करा है ना लोगों ने, लोगों की एम्स एंड, उनको लगता है कि हमारी एम्स एंड एस्पिरेशन ये फुलफिल करेगा, इसलिए इलेक्ट करा है उनको। तो इलेक्टेड जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम होते हैं, बिकॉज दे नो द विल ऑफ द पीपल, दे आर दे नो द एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और लोगों का अच्छा वो नहीं भी चाहते नहीं भी, पर लोगों को ऐसा लगता है ये जानता है भाई इसलिए हमने इसको वहां भेजा है। अब बताओ क्या कर लोगे। तुम्हें लगता है यार मैं इतना एग्जाम पढ़ा, ये कर लिया वो कर लिया और मेरे को रहना तो ये 10वीं पास के नीचे ही है। भाई 10वीं पास के पास और भी तो क्वालिटी, ही इज द इलेक्टेड वन। इन ए डेमोक्रेसी एवरीथिंग, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं ना वो पावरफुल है। आप देखो लोकसभा राज्यसभा में कौन पावरफुल है, लोकसभा, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ में आ रहा है। तो डेमोक्रेसी में तो यही है ना, लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है, जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट करे गए हैं उनके पास ज्यादा पावर है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रूल वन आपको पता है, अच्छे से समझ में आ गया रूल वन क्या है। यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर नॉट द पॉलिसी मेकर। योर जॉब इज टू डू वट एवर योर पॉलिटिशियन इज सेइंग इन द पॉलिसीज, नॉट बिकमिंग द पॉलिटिशियन। आप कहीं पॉलिटिशियन मत बन जाना वहां पर जाकर, पॉलिटिशियन का रोल नहीं प्ले करना है आपको। यू आर द एडवाइजर, यू कैन बी द एडवाइजर ऑफ द पॉलिटिशियन बट यू कैन नॉट बी ए पॉलिटिशियन। पर आज के जमाने के अंदर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ब्यूरोक्रेसी के साथ है वो यही है, ये सारी रिपोर्ट एआरसी से लेकर सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अब क्या करें, पावर भी देनी पड़ेगी। कितना बड़ा काम कर रहा है, बी को 95 मीटर पे खड़ा करके, पावर तो देनी पड़ेगी। पावर दोगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ वो आपका जो अपने रोल से बाहर निकल के, इंस्ट्रूमेंटल रोल है उससे बाहर निकल के पॉलिसी मेकिंग भी करने लग जाएगा। तो देखो इतने बड़े बड़े फिलोसफर कह रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट कि रेस्ट्रिक्ट करना ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, टू इंस्ट्रूमेंटल रोल। बहुत डिफिकल्ट है, डेवलपिंग नेशंस में तो बहुत डिफिकल्ट है। ये बोल रहे हैं देखो फेरल हेडे कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट इन इट्स ऑपरेशन, दैट इट शुड सर्व एज एन एजेंट नॉट ए मास्टर। क्यों कहना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मास्टर बन जाती है इसीलिए कह रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहला रोल आपको पता चल गया, टर्निंग पॉलिसीज इनटू एक्शन। सेकंड क्या है, ब्यूरोक्रेट जो है ना एक तरह से ही इज द रिसोर्स प्रोवाइडर, रिसोर्स प्रोवाइडर।
आपने कह दिया, पॉलिटिशियन ने कह दिया ये देखो भाई ये पॉलिसी है, ठीक है, इसको प्रोफेशनली करना, इस पॉलिसी को प्रोफेशनली इंप्लीमेंट कराना, इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट देखना, इसके अंदर आपका स्किल भी लग रहा है, एंटरप्रेनर स्किल जो होता है वो भी लग रहा है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपका लग रहा है, आपका प्रोफेशनल स्किल इसके अंदर लग रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, एक तरह से रिसोर्स है ना, जो कि क्या है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने के लिए काम आएंगे। तो एक ब्यूरोक्रेट के अंदर ये सब चीजें हैं, और ब्यूरोक्रेट बिकम अ रिसोर्स प्रोवाइडर, तो ब्यूरोक्रेट एक तरह से रिसोर्स प्रोवाइडर होगा। बिना ब्यूरोक्रेसी के क्या पॉलिटिशियन अपनी स्कीम चला लेगा? बना दी उसने बहुत बढ़िया स्कीम। तो ब्यूरोक्रेसी एक एजेंट है कि साहब आपका काम करना है, हमें किसका काम करना है, इनका काम करना है, किसका काम, इनका। ये कौन है, ये है पॉलिटिशियन। क्यों करना है इसका, ये तो 10वीं फेल है, क्योंकि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। तो इसका कहना मतलब लोगों का कहना, ये अगर हाँ कहेगा तो मतलब लोगों ने हाँ कहा है, और डेमोक्रेसी में लोगों का कहना ही माना जा रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, रिसोर्स प्रोवाइडर के अंदर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड द चेंज, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ नेसेसरी प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज देता है। विदाउट ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एंड विल नॉट बी एबल टू अचीव वट एवर गोल्स इट हैज सेट फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ब्यूरोक्रेसी इज द एजेंसी ऑफ सच अकम्पलिशमेंट, इसको अकम्पलिश करने के लिए ब्यूरोक्रेसी एक तरह से एक एजेंसी। ठीक है, आज के जमाने, अब आज के जमाने के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसका रोल और ज्यादा बढ़ गया है। और ज्यादा रोल नहीं बोले तो रोल तो यही, इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस। तो आज के जमाने में ऐसा क्या हुआ है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, पर नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। एक बार हमारा ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाता है ना, सिविल सर्विसेज को हम समझ जाते हैं अच्छे से, फिर हम जाकर देखेंगे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर। ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंट है, जबकि दे नहीं रखा उसके अंदर, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको ब्यूरोक्रेसी ऐसा। एथिक्स के अंदर ब्यूरोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बट उस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, तो पढ़ाना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल अपन कल का ऑफ है आपका, फ्राइडे का, राइट। फिर संडे का आपका टेस्ट है, तो संडे का फिलोसफर्स जो है उसको पढ़ लें आराम से, संडे को टेस्ट देना है आपको, सैटरडे को मैं आपकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।